नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की। उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को आखिरकार शुक्रवार को कांग्रेस में एंट्री मिल गई। हरक सिंह रावत के फिर से कांग्रेस में जाने की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने उन्हें कुछ दिन पहले उत्तराखंड सरकार और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसके बाद से ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की बात कही जा रही थी। हरक सिंह रावत और विजय बहुगुणा ने उत्तराखंड में 2016 में हरीश रावत की तत्कालीन सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया था और इसी वजह से हरीश रावत और हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री को लेकर बहुत ज्यादा तैयार नहीं थे। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के यहां ईडी द्वारा छापेमारी किए जाने के बाद केजरीवाल ने उन्हें बेईमान व्यक्त करार दिया, जिसके बाद चन्नी ने कहा कि केजरीवाल अब सारी हदें पार कर चुके हैं और इसलिए उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए कांग्रेस से इजाज़त मांगी है। चन्नी ने कहा कि केजरीवाल को दूसरे लोगों की छवि खराब करने के लिए ऐसे आरोप लगाने की आदत है और पहले भी देखा गया है कि उन्होंने किस तरह से बाद में बीजेपी नेताओं नितिन गडकरी, अरुण जेटली और श्रोमणी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से भी माफी मांगी थी। इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन पोल के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी अपने अकेले दम पर 271 सीटों पर जीत हासिल करेगी, जो कि बहुमत से एक सीट कम रह जाती है। बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए 296 सीटें जीतेगा। बता दें 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर 303 और एनडीए गठबंधन ने 352 सीटें जीती थी। क्लब हाउस मोबाइल ऐप पर मुस्लिम महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के मामले में भी मुंबई पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई साइबर पुलिस ने एक महिला की शिकायत के बाद मामले को दर्ज करने के बाद कार्रवाई की। गिरफ्तार लोगों की पहचान मुंबई पुलिस ने आकाश जैष्णव और यश पराशर के रूप में की है। बेटियों को संपत्ति का अधिकार देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। इसने गुरुवार को कहा है कि एक हिंदू पुरुष की बिना वसीयत लिखे मौत हो जाती है तो बेटियों को पिता की अर्जित संपत्ति में भी अधिकार होगा। इसके अलावा बेटियां अन्य संपत्तियों को विरासत में पाने की भी हकदार होंगी और उन्हें परिवार के अन्य समकक्ष सदस्यों यानी पिता के भाई के बेटे बेटियों पर वरीयता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर आया है। यह फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिंदू महिलाओं और विधवाओं के संपत्ति अधिकारों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने यह सुनवाई की। लखीमपुर खीरी मामले में पुलिस ने शुक्रवार को 7 किसानों के खिलाफ 4 चार्जशीट स्थानीय अदालत में दायर की हैं। ये चार्जशीट एक ड्राइवर और 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के मामले में दायर की गई हैं। बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 4 किसान शामिल थे। इसके साथ ही एक ड्राइवर और बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की भीड़ ने जान ले ली थी। एक पत्रकार की भी मौत इस घटना में हुई थी। इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। पहली एफआईआर जगजीत सिंह नाम के किसान और पत्रकार की मौत के मामले में दर्ज हुई थी, जिसमें आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और 15 से 20 अन्य लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। दूसरी एफआईआर बीजेपी के कार्यकर्ता सुमित जायसवाल की ओर से बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं और ड्राइवर की मौत के मामले में दर्ज की गई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को दिल्ली में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का युवा घोषणा पत्र जारी किया। इसे भर्ती विधान नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में खाली 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे। माध्यमिक, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा। परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज होंगी और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक तैनात होंगे। संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा आदि में खाली सभी पदों को भरा जाएगा। अति पिछड़े समुदाय के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1% ब्याज की दर से कर्ज दिया जाएगा। मल्लाहों और निषादों के लिए विश्व स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा।
युवा घोषणा पत्र को जारी करने के मौके पर जब प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया कि यूपी में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है, इसको लेकर प्रियंका ने जवाब दिया कि आपको यूपी में कोई और चेहरा दिखता है क्या। उन्होंने कहा कि हर जगह मेरा ही चेहरा है। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से लगातार जल रही अमर जवान ज्योति की अग्नि को शुक्रवार को बुझा दिया गया और अमर जवान ज्योति पर जल रही अग्नि को वॉर मेमोरियल की अग्नि के साथ मिला दिया गया। कहा गया है कि देश के लिए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहले कोई वॉर मेमोरियल नहीं बनाया गया था, इसलिए इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती थी। लेकिन अब शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए वॉर मेमोरियल बन चुका है, तो अमर जवान ज्योति पर जल रही अग्नि को नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही अग्नि के साथ मिला दिया जाए। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से लगातार जल रही अमर जवान ज्योति की अग्नि को बुझाने को लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। विपक्षी दलों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार भी मोदी सरकार को इसके लिए निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर कहा है कि अमर जवान ज्योति को बुझाना उन वीरों के साहस और बलिदान का अपमान है जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। वीरता के इतिहास को मिटाने की भाजपा इस साजिश को कोई देशभक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। शहीदों के अपमान का मोदी सरकार का ये रवैया बहुत घृणित है। बता दें 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जो भारत के सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये अमर जवान ज्योति जलाई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नरीमन ने देश भर में भड़काऊ बयानबाजी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के सर्वोच्च नेता न केवल इस मुद्दे पर शांत हैं, बल्कि इन हरकतों का लगभग समर्थन कर रहे हैं। जस्टिस नरीमन ने मुंबई में एक लॉ स्कूल के उद्घाटन के बाद दिए अपने भाषण में कहा कि हम देख रहे हैं कि छात्र, कॉमेडियन और ऐसे ही युवा लोगों के खिलाफ मौजूदा सरकार की आलोचना करने के लिए राजद्रोह जैसे कानूनों में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दूसरी तरफ भड़काऊ बयान देने वालों, नरसंहार का आह्वान करने वाले लोग हैं, लेकिन अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नरीमन ने राजद्रोह कानून को खत्म करने की मांग करते हुए सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ राजद्रोह के तहत मामला दर्ज करने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि राजद्रोह कानून को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता की अनुमति दी जाए, जब तक कि उससे किसी को हिंसा के लिए उकसाया ना जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग करने वालों के खिलाफ राजद्रोह कानून के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन हेट स्पीच देने वालों से निपटा नहीं जा रहा है। बिहार में नीतीश सरकार की शराबबंदी के कानून में बदलाव को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है, इसकी आलोचना भी हुई है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार इसमें ढील देने की तैयारी कर रही है। पहली बार शराब पीने वाले को गिरफ्तार किए जाने के बजाय जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जा सकता है और मामले को वापस लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, जिस वाहन में शराब पाई जाएगी उसे भी जब्त करने की बजाय जुर्माना लेकर छोड़ा जा सकता है। सरकार शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में तत्काल गिरफ्तारी वाले नियम को हटा सकती है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार बिहार सरकार ने इस कानून में संशोधन का मसौदा तैयार किया है, जिनमें इन तरह के सुधारों की बात कही गई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।